चलिए, तो आज के ऑनलाइन लैब क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को मालूम ही है कि हमने पिछले क्लास में 10th के इकोनॉमिक्स के इकाई 3 का कुछ भाग पढ़ाए थे और आज शेष भाग पढ़ाएंगे। और आज का पॉइंट होगा साख का आधार। साख का जो आधार होता है उसका मतलब होता है कि व्यक्ति के उधारी लौटाने की जो क्षमता होती है उस पर जो विश्वास रखा जाता है, तो उस विश्वास को बढ़ावा देने वाला कौन कौन कारक है, कौन कौन आधार है। तो मेरे भाई, इकोनॉमिक्स के विद्वानों ने साख के प्रमुख 5 आधार बताए हैं और आज पांचों आधार को हम पहले बोर्ड पर लिखते हैं। आप लोग भी लिख लीजिए। पहले ऊपर में 2 लाइन लिखिए। देखिए, साख के प्रमुख 5 आधार है। डैश देके लिखिए। 1 नंबर में विश्वास, विश्वास। दूसरा नंबर में चरित्र और तीसरा नंबर में चुकाने की क्षमता। और चौथा नंबर में पूंजी एवं संपत्ति। और 5वां नंबर में ऋण की अवधि। तो ये 5 है साख के मुख्य आधार। अब एक एक करके लिखिए। विश्वास देके डैश दीजिए। पहले इसके संबंध में सुन लीजिए। विश्वास साख का मुख्य आधार होता है। कोई भी ऋणदाता या उधारी देने वाला तब तक ऋण या उधारी नहीं दे सकता है जब तक कि उसे यह विश्वास नहीं हो जाता है कि इसको जो ऋण दे रहे हैं, उधारी दे रहे हैं, यह हमें लौटा देंगे। अगर उसको यह विश्वास होगा कि यह लौटाएगा नहीं तो उसको ऋण नहीं दे सकता है। अतः विश्वास साख का मुख्य आधार है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। साख का मुख्य आधार विश्वास है। साख देने वाला कोष्ठ में ऋणदाता, उधार देने को तभी तैयार होता है जब उसे विश्वास होता है कि ऋणी समय पर ऋण लौटा देगा। इस तरह से आपने साख का जो मुख्य आधार, पहला आधार विश्वास था, उसको आपने लिख लिया। अब दूसरा लिखिए, चरित्र। इसको भी पहले समझ लीजिए। चरित्र का मतलब होता है व्यक्ति का व्यक्तित्व। जिस व्यक्ति का चरित्र अच्छा रहता है उस व्यक्ति को लोग ऋण देना चाहता है या लोग अधिक ऋण देना चाहता है। चूंकि ऋणदाता को यह विश्वास हो जाता है कि
ये चरित्रवान व्यक्ति है, अतः ये हमारी ऋण को निश्चित रूप से वापस करेंगे, कोई बेईमानी ये नहीं करेंगे। लेकिन वहीं पर चरित्रहीन बेईमान व्यक्ति जो होते हैं उसको ऋणदाता ऋण देने में हिचकते हैं, क्योंकि उसको यह भय रहता है कि ऋण लेने के बाद यह ऋण देगा या नहीं देगा। तो आपने समझ गए कि चरित्र किस तरह से साख का आधार है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऋणी का चरित्र भी उसकी साख का आधार होता है। यदि ऋणी चरित्रवान तथा ईमानदार रहता है तो उसे ऋण मिलने में दिक्कत नहीं होती है। वहीं चरित्रहीन व्यक्ति की साख कम होती है, अतः उन्हें ऋण देने के लिए ऋणदाता तैयार नहीं होता है। तो इस तरह से आपने साख का जो दूसरा मुख्य आधार चरित्र था उसको भी आपने समझ गए और लिख लिया। अब तीसरा पर जाते हैं, चुकाने की क्षमता। चुकाने की क्षमता का मतलब हुआ आपने जो उधारी लिए वो जो लौटाने की आप में चाहत है, आप में एक प्रतिज्ञा है, उसी को कहा जाता है चुकाने की क्षमता। अर्थात ये क्षमता भी साख का आधार होता है। अगर किसी व्यक्ति में लिए गए उधारी को हर हाल में लौटाने की प्रतिज्ञा होती है, प्रतिज्ञा दिखाई देती है, तो उसको लोग ऋण दे देते हैं। क्योंकि लोगों को ये भरोसा होता है यह एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हर हाल में लिए गए ऋण को चुकाएंगे, कभी भी ये बेईमानी नहीं करेंगे। जिसका ये गड़बड़ होता है उसको लोग ऋण नहीं देना चाहता है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। व्यक्ति की चुकाने या भुगतान करने की क्षमता भी उसकी साख को प्रभावित करती है। ऋणदाता किसी को उधारी तब देता है जब उसे ऋणी के भुगतान करने की क्षमता पर पूरा विश्वास हो जाता है। तो इस तरह से आपने साख का जो तीसरा मुख्य आधार था चुकाने की क्षमता, उसको भी लिख लीजिए। अब हम चौथा आधार पर जाते हैं, पूंजी एवं संपत्ति। एक बार ध्यान से सुनिएगा, पूंजी एवं संपत्ति। हाँ, साख का आधार में ये भी एक आधार है, पूंजी एवं संपत्ति। ऋणी के पास जो संपत्ति रहती है, जो पूंजी होती है, वह उसे ऋण लेने में सहायता करती है। क्योंकि आपको शायद मालूम होगा कि बैंक या ऋण देने वाला संस्था, अभी तो गांव घर में भी सेठ साहूकार भी जो ऋण देते हैं तो उसके बदले में कुछ न कुछ लेते हैं, रखते हैं उसका, चाहे वह जमीन का पेपर हो, सोना चांदी हो या अन्य वस्तु, तब उसको ऋण देते हैं। अगर वो नहीं रहता है तो उसको ऋण मिलने में दिक्कत होती है। इतना ही नहीं, सामाजिक स्तर पर आप देखिएगा कि जिसके पास संपत्ति है तो उसको लोग ऋण दे देते हैं कि चलो भाई, ये व्यक्ति कहीं भागने वाला नहीं है, ऋण जो लिया है इसके पास संपत्ति है, नहीं होगा तो हम उस पर अटैक करेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास संपत्ति नहीं है उस व्यक्ति को लोग ऋण देना नहीं चाहते हैं।
क्योंकि लोग को भय रहता है ये अगर मुकर जाएगा, ये अगर भाग जाएगा तो ऋण कैसे वसूला जाएगा। तो शायद आप समझ गए कि पूंजी एवं संपत्ति भी साख का आधार है। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऋणी के पास उपस्थित संपत्ति भी साख का आधार है। पूर्णविराम। पूंजी या संपत्ति की जमानत के आधार पर ही ऋणदाता उसे ऋण देता है। अतः जिस व्यक्ति के पास जितनी ही अधिक पूंजी या संपत्ति होता है उसे उतना ही अधिक ऋण मिल सकता है। तो आपने साख के जो चौथा आधार था उसको आपने लिख लिया और प्रमुख आधारों में पांचवा है ऋण की अवधि। हाँ मेरे भाई, ऋण की अवधि का मतलब हुआ ऋण अर्थात उधारी आप कितने दिन के लिए ले रहे हैं उसका समय, उधारी का समय, ऋण का समय। तो समानता आप देखिएगा जब ऋण की अवधि अर्थात उधारी लौटाने का समय कम रहता है तो ऋणदाता उसको ऋण देने के लिए तैयार हो जाता है, और जब लंबा रहता है तो वह ऋण देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उसको लगता है कि लंबा समय के बाद पता नहीं इसकी आर्थिक स्थिति क्या होगा, इसका मन क्या होगा, ऋण लौटाएगा या नहीं लौटाएगा। लेकिन कम समय के लिए अगर ऋण मांगता है तो देने के लिए तैयार हो जाता है। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि ऋण की अवधि भी साख का आधार है। चलिए तो अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ऋण की अवधि भी साख पर प्रभाव डालता है, क्योंकि ऋणदाता समानतः दीर्घकालीन ऋण देने में घबराते हैं, जबकि अल्पकालीन ऋण देना अधिक पसंद करते हैं। तो इस तरह से आपने साख का जो मुख्य 5 आधार था उसको आपने अच्छी तरह से समझ भी गए और लिख भी लिए। अब अगर इसमें थोड़ा सा कहीं दिक्कत है, कहीं डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। सर दीर्घकालीन मतलब क्या? दीर्घकालीन का मतलब हुआ लंबी समय। अगला अल्पकालिक क्या हुआ सर? अल्पकालीन का मतलब हुआ कम समय, छोटा समय। सर ऋणी और ऋण में क्या अंतर है? ऋणी मतलब हुआ जो ऋण लेता है उसको कहता है ऋणी, और ऋण हुआ जो ऋण लिया, अर्थात आपने 500 रुपया लिए तो 500 रुपया हो गया ऋण, हम लिए तो हम हो गए ऋणी जी। और कोई? बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहे हैं आज आप। बोलिए, नीतीश जी बोलना चाह रहे थे कुछ। चलिए तो शायद आपकी माँ है क्या रे? इरे बाबू, ये आपकी कौन है? और चलिए कोई बात नहीं। तो शायद लगता है कि आप लोग को अब कोई दिक्कत नहीं है, तो हम आगे बढ़े। लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि समय इशारा कर रहा है कि आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अतः आज की क्लास को यहीं पर विराम देना पड़ रहा है।